हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विकास कुमार, टीम केमिस्ट्री CLC। तो आज GOC का हम नेक्स्ट लेक्चर देखने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करी थी, ठीक है ना, कि भैया एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे चेक करते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा फंडा है कि भाई जब भी हम एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जहाँ पर भी एसिडिक स्ट्रेंथ लिखा हुआ देख लो, आपको एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, तो वहाँ आपको क्या चेक करना है, वहाँ आपको सिंपली केवल इतना चेक करना है कि संयुग्मी क्षार कितना स्थायी है। क्लियर है बात भाई? अपना संयुग्मी क्षार मतलब कंपाउंड का संयुग्मी क्षार जितना ज़्यादा स्थायी होगा, हम बोलेंगे वहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो उतनी ही ज़्यादा होगी, है ना। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल कल हमने देखे थे कि भाई दो एसिड है HA1 और HA2। अब यह एसिड है तो H+ त्यागेगा, H+ और A1 माइनस, यहाँ पर भी H+ और A2 माइनस, ये बनेंगे। क्लियर है? अब A1 माइनस और A2 माइनस ये जितनी जल्दी बनेंगे, है ना, जितनी जल्दी बनेंगे A1 और A2 जितनी जल्दी बनेंगे, इसका मतलब होगा कि HA1 HA2 उतनी ही जल्दी H+ रिलीज करेंगे, और जितनी जल्दी ये H+ रिलीज करेंगे हम ये बोलेंगे कि उसकी अम्लीय सामर्थ्य उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। अब जल्दी कौन सा बनेगा? तो भाई जल्दी वो बनेगा जो ज़्यादा स्थायी होगा। तो संयुग्मी जितना ज़्यादा स्थायी होगा उतना ही जल्दी बनेगा। जितना जल्दी बनेगा हम क्या बोलेंगे? अम्लीय सामर्थ्य उतनी ही ज़्यादा होगी। तो एसिडिक स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड कर रही थी भाई? एसिडिक स्ट्रेंथ ये समानुपाती होती है भाई -I या -M प्रभाव के, और भाई ये व्युत्क्रमानुपाती होती है +I + M या +H प्रभाव के। प्लस वाले प्रभाव जितने ज़्यादा आएंगे हम बोलेंगे संयुग्मी पर नेगेटिव चार्ज उतना ही ज़्यादा होगा। संयुग्मी का नेगेटिव चार्ज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और भाई साहब संयुग्मी पर अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ गया ना, तो उस केस में हम बोलेंगे कि चार्ज ज़्यादा तो स्टेबिलिटी कम, और भाई स्टेबिलिटी अगर संयुग्मी की कम हो जाएगी तो वहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ यानी अम्लीय सामर्थ्य भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स की बात हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, है ना, कि भाई कैसे आपको इफेक्ट्स अप्लाई करते हैं। आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और एक कंपाउंड है अपने पास फिनॉल। तो फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ हमें चेक करनी है। देखिए जरा ध्यान से कि भाई एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल, टॉपिक अपना रहेगा सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल की अम्लीय सामर्थ्य, यानी प्रतिस्थापी युक्त फिनॉल की अम्लीय सामर्थ्य। देखें प्रतिस्थापी युक्त फिनॉल की अम्लीय सामर्थ्य, ये पॉइंट हमारा रहेगा। अब भाई फिनॉल जो है वो क्या है? तो फिनॉल हम बोलते हैं बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग पर क्या लगा दो? OH लगा दो। इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे? फिनॉल। और भाई प्रतिस्थापी युक्त फिनॉल क्या है? तो आपको पता है कि बेंजीन की ये वाली पोजीशन जो है ये ऑर्थो होगी, ये मेटा होगी, और इस पोजीशन को क्या बोलूँगा? पैरा पोजीशन बोलूँगा। एग्जैक्टली सेम टू सेम, ये वाली पोजीशन ऑर्थो, ये वाली पोजीशन मेटा, और ये पोजीशन पैरा, है ना। बेंजीन में जिस समूह जो कोई भी अपने पास ग्रुप है जहाँ पर भी जुड़ा होता है, उसके जस्ट बाजू वाली जो पोजीशन है उनको ऑर्थो बोलते हैं। ऑर्थो के नीचे मेटा, और मेटा के नीचे पैरा। एक पैरा पोजीशन होगी, दो ऑर्थो और दो मेटा पोजीशन होगी, ठीक है। ये फिनॉल। तो सब्स्टिट्यूटेड या प्रतिस्थापी युक्त फिनॉल क्या है? तो भाई बेंजीन की किसी भी पोजीशन पर आप कोई प्रतिस्थापी जोड़ दो तो उसको हम प्रतिस्थापी युक्त फिनॉल बोलेंगे। क्या? बेंजीन की किसी भी पोजीशन पर, ऑर्थो, मेटा और पैरा में से किसी भी पोजीशन पर आप कोई प्रतिस्थापी जोड़ दो तो उसको प्रतिस्थापी युक्त फिनॉल बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखना जरा कि भाई तीन कंडीशन आपको फिनॉल में देखने को मिल सकती है कि ये OH है ना, या तो ये हो सकता है कि ऑर्थो, मेटा, पैरा में से किसी भी पोजीशन पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप जुड़ा हो, है ना। यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि भाई मैंने ऑर्थो पर लगाया है या पैरा पर लगाया है तो पैरा पर ही होगा। ऑर्थो, मेटा और पैरा कहीं पर भी ग्रुप जुड़ा हुआ हो सकता है ना। या तो कहने का मतलब क्या है कि बेंजीन पर कोई भी इलेक्ट्रो विड्रॉविंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो सकता है जो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचे, जो रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचे। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप कौन से? -I या -M या -H, ये वाले ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप। एक तो कंडीशन ये हो सकती है। एक कंडीशन ये है कि बेंजीन है, बेंजीन पर कोई भी कुछ भी नहीं जुड़ा है, यानी फिनॉल है, फिनॉल पर कोई भी प्रतिस्थापी नहीं जुड़ा है।
और तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि भाई ये अपने पास फिनॉल और ये फिनॉल की बेंजीन रिंग, और भाई इनमें से किसी भी पोजीशन पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हो। मैं पैरा पर जोड़ रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि पैरा पर ही जुड़ा होगा, ऑर्थो, मेटा और पैरा में से किसी भी पोजीशन पर ये जुड़ा हुआ हो सकता है। तो भाई इनमें से किसी भी पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो सकता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा है। क्लियर बात। अब भाई देखिए ज़रा कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का मतलब हो गया या तो +m या +I या +H वाला कोई ग्रुप जुड़ा हुआ हो सकता है। -H की तो हम बात करते नहीं, इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, है ना। तो ये 3 कंडीशन आपको फिनॉल में देखने को मिल सकती है। क्लियर है बात। अब मेरे को चेक करना है कि भाई कहाँ अम्लीय सामर्थ्य कम है इन तीनों में से और कहाँ अम्लीय सामर्थ्य ज़्यादा होगी। अब जब भी अम्लीय सामर्थ्य की बात आएगी तो हम तो क्या करेंगे, हम तो संयुग्मी क्षार बनाएंगे और संयुग्मी क्षार बनाकर क्या करेंगे, उसका स्थायित्व चेक करेंगे। हमें तो इतना ही काम करना है, संयुग्मी क्षार बनाना है, उसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है, केवल ये सिंपल सा काम करना है। तो आओ करते हैं, संयुग्मी क्षार बना लेता हूं भाई। इससे संयुग्मी क्षार बनाने के लिए क्या बताया था आपको, हाइड्रोजन हटाना है। कहां से हटाना है, ज्यादा विद्युत ऋणी परमाणु से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन हटाना है। तो यहां ज्यादा विद्युत ऋणी परमाणु से जुड़ा कौन है, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा है, ये वाला। तो ये वाला हटाएंगे। तो भाई यहां से मैं हटाता हूं तो देखना O-, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, O-, इस पर कुछ भी नहीं जुड़ा है, इसका संयुग्मी क्षार ये, इसका संयुग्मी क्षार ये और इसका संयुग्मी क्षार बनाता हूं। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। ये 3 संयुग्मी क्षार मैंने बना लिए। अब वही बात है कि भाई संयुग्मी क्षार जितना ज़्यादा स्थायी होगा, अम्लीय सामर्थ्य उतनी ज़्यादा होगी। तो संयुग्मी क्षार ज़्यादा स्थायी कहाँ है, जहाँ पर संयुग्मी क्षार पर नेगेटिव चार्ज कम होगा। भैया संयुग्मी क्षार पर नेगेटिव चार्ज जितना कम होगा, हम बोलेंगे स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। संयुग्मी क्षार पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगा है जो इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, और भैया नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज क्या होगा, नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा। और नेगेटिव चार्ज में अगर कमी आएगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। क्लियर। यहां पर तो कुछ भी नहीं जुड़ा है, ना तो बढ़ाने वाला जुड़ा है और ना ही नेगेटिव चार्ज को कम करने वाला जुड़ा है। और भाई यहां नेगेटिव चार्ज जो है वो बढ़ाने वाला इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इस पर पहले से नेगेटिव चार्ज है और डोनेट करने वाला ग्रुप और ज्यादा नेगेटिव चार्ज इसको दे रहा है। तो डोनेट करने वाला ग्रुप अगर और ज्यादा नेगेटिव चार्ज इसको दे रहा है तो यहां नेगेटिव चार्ज क्या होगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगी, स्टेबिलिटी घटेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी घटेगी। तो सोच समझ के आप खुद बताएं मेरे को कि इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, सबसे कम एसिडिक कौन सा होगा। अगर मैं अरेंज करूं तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा, बताना जरा। सबसे ज्यादा एसिडिक फर्स्ट, क्यों, माइनस वाले ग्रुप जुड़े हैं। फर्स्ट के बाद में कौन सा आएगा भाई, सेकंड, और सबसे कम एसिडिक कौन सा, थर्ड। दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। क्लियर है बात। तो बिल्कुल वही कंसेप्ट है जो अब तक अपन ने पढ़ा है। अब मैं आपको क्या कर रहा हूं भाई, कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, उनमें आपको बिल्कुल यही काम करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करके मेरे को बतानी है। आओ चेक करते हैं, जरा देखना। देखिए जरा, हाँ एग्जाम्पल लिख रहा हूं। हाँ भाई चेक करें, एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करनी है, बहुत ही ध्यान से चेक करेंगे, ठीक है ना। मैं एक एग्जाम्पल आपको खुद बताऊंगा, अगला एग्जाम्पल आपको करना है। जैसे ये वाला एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ आपको, है ना, आगे का एग्जाम्पल आपको खुद को सोचना पड़ेगा। क्लियर है बात। ध्यान से देखना जरा भाई। सबसे पहले मैं बार बार बोल चुका हूँ आपको कि जब भी आपको कोई चीज़ कंपेयर करनी हो तो इन कंपाउंड में जो चीज़ सेम है उनको आपस में नहीं देखना है। जो चीज़ सेम है उनको आपस में नहीं देखना है। किसको देखना होता है, जो चीज़ अलग है, जो चीज़ डिफरेंट है उनको कंपेयर करना होता है। जो चीज़ सेम है उसको नहीं देखना होता है। क्लियर है। तो यहाँ देखना जरा,
भाई OCH3 बेंजीन रिंग फिनॉल सब में सेम है, अलग क्या है OCH3 NO2 CN CH3, ठीक है। तो OCH3 को देखना, अब भाई आपको सबसे पहले ये चीज चेक करनी है बेंजीन रिंग में कि जो समूह जुड़ा है, जो प्रतिस्थापी जुड़ा है, वो बेंजीन की कौन सी पोजीशन पर जुड़ा है, ऑर्थो पर जुड़ा है कि मेटा पर जुड़ा है कि पैरा पर जुड़ा है, ठीक है ना। तो हमें ये चेक करना है सबसे पहले। तो भाई ये कौन सी पोजीशन दिख रही है, ये वाली मेरे को पैरा पोजीशन दिख रही है। तो सबसे पहले पैरा की बात कर लेते हैं। तो ये पैरा पर जुड़े हैं, तो भाई पैरा पर ऑर्थो मेटा पैरा। अब पैरा पर कौन कौन सा प्रभाव होता है, भाई देखो ऑर्थो और पैरा पर M प्रभाव भी होता है, H भी होता है और I भी होता है। ऑर्थो और पैरा पर M, H, I तीनों प्रभाव होते हैं, लेकिन मेटा पर कौन से होते हैं, मेटा पर केवल और केवल I प्रभाव होता है। मेटा पर केवल और केवल कौन सा होगा, I होगा। ऑर्थो और पैरा पर कौन सा, M, H, I तीनों होंगे। क्लियर है बात। तो OCH3 संयुग्मित तंत्र से जुड़े हुए परमाणु पर एक लोन पेयर आ रहा है, तो प्रभाव कैसा भैया, प्लस M। यहाँ पर देखो NO2 है, NO2 का प्रभाव कैसा होगा, माइनस M। CN का प्रभाव कैसा होगा, माइनस M। CH3 अगर पैरा पर आ रहा है और बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन माने जाएंगे, 3 अल्फा हाइड्रोजन माने जाएंगे, तो प्लस H। क्लियर। अब भाई देखो कंसेप्ट क्या कहता है, कंसेप्ट कहता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ ये समानुपाती होती है माइनस M माइनस I के व्युत्क्रमानुपाती होती है प्लस I प्लस M प्लस H के, ठीक है। तो भाई देखना जरा कि माइनस वाले जितने ज्यादा होंगे अम्लीय सामर्थ्य उतनी ही ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि माइनस वाले संयुग में से इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे, माइनस वाले संयुग में से इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और भैया नेगेटिव चार्ज अगर कम हो गया तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और स्टेबिलिटी बढ़ गई तो हम बोलेंगे अम्लीय सामर्थ्य भी ज्यादा होगी। तो भाई साहब सबसे ज्यादा माइनस M किसका होगा, इन दो में माइनस M है, इनमें प्लस वाले इफेक्ट है, तो सबसे ज्यादा माइनस M जहां होगा वहां अम्लीय सामर्थ्य भी क्या होगी भाई साहब, ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा माइनस M NO2 का होता है CN से, तो भैया 2 नंबर की अम्लीय सामर्थ्य सबसे ज्यादा, फिर किसकी 3 नंबर की आएगी, फिर इसके बाद में कौन आएगा, देखना जरा, ये प्लस M वाला है, ये प्लस H वाला है। अरे भाई M और H प्लस वाले इफेक्ट जितने ज्यादा होंगे उतने ज्यादा संयुग्मी को इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, संयुग्मी को इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा दिए जाएंगे उसका नेगेटिव चार्ज उतना ही बढ़ेगा, और नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा ना तो स्टेबिलिटी घटेगी। तो भाई देखो M से ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं या H से ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, बताया हुआ है M से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं या H से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, भाई साहब M से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। तो ये तो H से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये M से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी। तो इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है भाई, फोर्थ वाला स्टेबल होगा, और सबसे कम फर्स्ट वाला। तो जो संयुग्मी के स्थायित्व का क्रम आएगा वही क्रम किसका आएगा, अम्लीय सामर्थ्य का क्रम आएगा। बिल्कुल यही कंसेप्ट आपको लगाते हुए आगे के क्वेश्चंस का आंसर देना है, ठीक है। देखिए जरा मैं लिख रहा हूं, ध्यान से चेक कर देना भैया। हाँ चेक करें, M, H और I में से सबसे पहले किसको चेक करना भाई, ये चीज़ ध्यान में रखना, M को। M अगर सेम आ जाए तो H को, और अगर H भी सेम आ जाए तो I को चेक करना है, ठीक है। ऊपर वाला एग्जाम्पल तो आपने नोट कर ही लिया होगा, तो इसलिए मैं ऊपर वाला एग्जाम्पल मिटा दे रहा हूँ। बहुत ही ध्यान से चेक करना पड़ेगा भाई साहब, है ना। एग्जाम्पल जो करवा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई। चेक कर देखे इन्हें, खुद सोचे, वीडियो को पॉज करें आराम से,
और देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, और फिर चेक करें कि मैं जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बता रहा हूँ क्या आपने वही आंसर निकाला है या आपका आंसर कुछ अलग है। अगर अलग आया है तो कहाँ गड़बड़ हो गई, मैं कैसे सोच रहा हूँ वैसे सोचो, तो अलग नहीं आएगा, डोंट वरी, ठीक है। जल्दबाजी तो बिल्कुल नहीं करनी है। देखो भाई, ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इन्हें चेक करना है हमें। एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, सब में कंपेयर कर दी, देखते हैं, चर्चा करते हैं। देखो ज़रा, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, है ना। आपको जो चीज़ सेम है उसको तो कंपेयर करनी होती नहीं है, जो चीज़ अलग होती है ना, उसी को कंपेयर करना होता है। तो इनमें अलग क्या है, तो यहाँ पर अलग CH3, ये जो ग्रुप जुड़े हैं नीचे की तरफ ये डिफरेंट है, और भाई जो ग्रुप है वो अगर डिफरेंट है तो उसी को चेक करना है। अब चेक करें, अब देखो सबसे पहले तो चेक करना है कि अलग क्या है, क्लियर, ये काम कर लोगे। दूसरा नंबर, जो चीज़ अलग है वो कौन सी पोजीशन पर जुड़ी है ना, कि वो ऑर्थो पर है, मेटा पर है या पैरा पर है। जो चीज़ अलग है वो कौन सी पोजीशन पर जुड़ी है, तो अलग वाली सारी चीज़ें कहाँ जुड़ी है भाई, पैरा पर जुड़ी है, नीचे की तरफ पैरा पोजीशन होती है, पैरा पर जुड़ी है, ठीक है। अब सोचो एक एक, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना वैसे वैसे आप सोचते जाओ, है ना, कि सबसे पहले कौन सी चीज़ अलग है, जो चीज़ अलग है वो कहाँ जुड़ी है, फिर सोचो कि इसका कौन कौन सा प्रभाव हो सकता है M, H और I में से। तो पैरा पोजीशन पर M भी होता है, H भी होता है, I भी होता है, क्लियर है बात। तो चेक करते हैं कौन सा प्रभाव है। तो भाई CH3 का M तो होगा नहीं, CH3 का I प्रभाव होगा और H प्रभाव होगा। अब I में से प्लस I, एक तो प्लस I होता है, एक प्लस H होता है, तो प्लस I और प्लस H में से पहले किसको चेक करेंगे, प्लस H को चेक करेंगे पहले, ठीक है, पहले प्लस H को चेक करेंगे। तो अब H को चेक करने के लिए क्या देखना होता है, अल्फा हाइड्रोजन देखना होता है। तो भाई H को चेक करने के लिए मैं अल्फा हाइड्रोजन चेक कर रहा हूँ, देखना जरा इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, क्लियर। इसके पास जो है वो 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास जो है वो 1 अल्फा हाइड्रोजन है, और इसके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब फंडा क्या बताया था मैंने कि भाई प्लस वाले इफेक्ट जितने ज़्यादा होंगे, प्लस H जितना ज़्यादा होगा, अम्लीय सामर्थ्य उतनी ही कम होगी, यही फंडा बताया था मैंने आपको, है ना। तो प्लस H सबसे ज़्यादा किसमें है भाई, जिसमें ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है वहाँ पर प्लस H ज़्यादा है। तो भाई इसमें ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, सबसे ज़्यादा प्लस H पहले में है, सबसे कम चौथे में है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर आएगा ना, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा भाई, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, LOG, ये ऑर्डर आएगा एसिडिक स्ट्रेंथ का। समझ के बात को, मेरे ख्याल से यही आंसर आपने निकाला होगा, होशियार तो हुई हो तुम लोग, है ना। इसको चेक कर लेते हैं। अब भाई देखना जरा कि भाई अलग क्या है, अलग जो समूह जुड़े हैं वो अलग है, कौन सी पोजीशन है। इस बार सेम ग्रुप ये के ये समूह मैंने कहाँ जोड़ दिए, मेटा पर जोड़ दिए, और भाई मेटा पर जोड़ते ही गड़बड़ हो जाएगी। ध्यान से, कैसे कि भाई मेटा पर तो केवल कौन सा प्रभाव होता है, मेटा पर केवल और केवल I प्रभाव होता है, M नहीं होता, H भी नहीं होता, केवल कौन सा होता है, I पर होता है, I, ठीक है। तो यहाँ मेटा 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 केवल इंडक्टिव इफेक्ट होगा, है ना। और इंडक्टिव इफेक्ट मैंने बताया है एल्किल समूह के केस में, जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती है I प्रभाव प्लस I प्रभाव क्या होता है भाई साहब, बढ़ता है। तो भाई इधर से इधर जाओगे, इसका भी प्लस I, इसका भी सॉरी, इसका भी प्लस I, इसका भी प्लस I, सबका प्लस I हो। अब प्लस I जितना ज़्यादा अम्लीय सामर्थ्य उतनी ही कम, तो भाई प्लस I सबसे ज़्यादा किसका है, चौथे का है। तो अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूंगा यहाँ, सबसे ज़्यादा फर्स्ट, सेकंड, इसका अपोजिट आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ हमने H प्रभाव चेक किया है, यहाँ हमने I प्रभाव चेक किया है। मेटा पर H नहीं लगता, मेटा पर M भी नहीं लगता, क्लियर है। मेटा पर केवल कौन सा लगता है, I लगता है, समझ गए। अब भाई वो तो सारी चीज़ें ही है, जैसे मान लो अगर आपको यहाँ पर pKa का ऑर्डर पूछ लेता, है ना, या pH का ऑर्डर पूछ लेता,
या Ka का ऑर्डर पूछ लेता या H प्लस आयन सांद्रता का क्रम पूछ लेता, ये सारे क्रम पूछ लेता, तो ये सारे क्रम किस पर आधारित है? एसिडिक स्ट्रेंथ पर आधारित है। और एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो pKa है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? pKa। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? pH के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है Ka के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है H प्लस आयन सांद्रता के। ये सारी चीज़ें अपन को पता ही है, पहली क्लास में हमने देख ली थी अम्लीय सामर्थ्य की पहली क्लास में, है ना। तो अगर pKa का ऑर्डर पूछे तो इसका क्या आ जाएगा? अपोजिट आ जाएगा। तो वो तो मेरे ख्याल से आप कर लोगे, इतने तो समझदार हो, होशियार हो तुम लोग। इसको चेक कर लेते हैं, इसको देखें ज़रा, इसको देखते हैं। अब इसमें देखना ज़रा, मैंने कहा कि जो चीज़ अलग है उसको चेक करनी है, और जो अलग चीज़ है वो कौन कौन सी पोजीशन पर जुड़ी है ये ध्यान में रखना है। तो देखना अलग चीज़ कहाँ जुड़ी है भाई, ये वाली पोजीशन ऑर्थो मेटा पैरा पर जुड़ा है, ये ऑर्थो पर, ये मेटा पर जुड़ा है, ठीक है। अब चेक करो इसका इफेक्ट कैसा कैसा है। तो भाई OCH3 का प्रभाव यहाँ पर कैसा होगा? यहाँ पर प्रभाव होगा +M, ठीक है। पैरा पोजीशन है तो, ऑर्थो पोजीशन है तो यहाँ पर भी प्रभाव कैसा होगा? +M। और ये पैरा पोजीशन है और ये मेटा पोजीशन है, मेटा पर इसका प्रभाव कैसा होगा? -I। देखना ज़रा, वो मैंने बोल रखा है ना आपको कि चारों के चारों प्रभाव का जो ऑर्डर लिखा रखा है वो आपको एक ही पेज में लिखना है। तो वो पेज सामने रखो आप, किस ग्रुप का कौन सा प्रभाव है ये चेक करने के लिए। क्लियर है? तो +M -I, क्लियर है? तो देखो ज़रा कि +M प्रभाव है, OCH3 का +M प्रभाव है ना। तो अब आप कहोगे कि सर माइनस, वो तो अपना पॉइंट क्या है कि माइनस वाले जितने ज़्यादा होंगे संयुग्मी का स्थायित्व उतना ही ज़्यादा होगा, और संयुग्मी अपना जितना ज़्यादा स्थायी होगा ना अम्लीय सामर्थ्य उतनी ही ज़्यादा होगी। तो भाई संयुग्मी सबसे ज़्यादा किसका स्थायी होगा? तीसरे वाले का संयुग्मी सबसे ज़्यादा स्थायी होगा, क्योंकि भाई यहाँ पर इसमें -I लग रहा है, यहाँ पर +M नहीं लगेगा, मेटा पर नहीं लगता है M प्रभाव, और बाकी दो में +M लग रहा है, तो तीसरे वाले का संयुग्मी ज़्यादा स्थायी होगा। अब पहले और दूसरे में चेक करते हैं कि भाई किसका संयुग्मी ज़्यादा स्थायी है। यहाँ पर भी +M, यहाँ पर भी +M, दोनों में +M लग रहा है। अब एक चीज़ मैंने आपको बताई थी भाई, +M प्रभाव दूरी पर निर्भर करता है कि नहीं करता है? +M प्रभाव दूरी पर निर्भर नहीं करता है, ऑर्थो और पैरा पर बराबर होता है, जितना ऑर्थो उतना ही पैरा पर होता है, दूरी पर निर्भर नहीं करता है। तो भाई जितना +M ऑर्थो पर लग रहा है उतना ही +M पैरा पर लग रहा है। तो +M दोनों में क्या आ गया? कॉमन आ गया। अगर +M कॉमन आ जाए तो, तभी तो मैं बोल रहा हूं बार बार कि पहले M को चेक करो, फिर H को चेक करो, फिर I को चेक करो। OCH3 का H तो होगा नहीं, M समान आ गया तो किसको चेक करो? I को चेक करो। तो भाई इसका +M के साथ यहाँ पर -I होगा, और यहाँ पर भी +M के साथ क्या होगा? -I होगा। क्लियर है बात? तो भाई +M -I, +M -M दोनों जगह बराबर है। तो भाई साहब जहां -I ज्यादा होगा ना, जहां -I ज्यादा होगा वहां अम्लीय सामर्थ्य भी ज्यादा होगी। आप खुद सोच समझ के दिमाग लगा के बता दो, मेरे ख्याल से -I किस में ज्यादा लग रहा है? बोलो, पहले में कि दूसरे में? दूसरे में। क्यों? दूरी कम है, दूरी कम -I ज्यादा। क्लियर है बात? तो यहां पर फिर कौन सा आ जाएगा? सेकंड, फिर कौन सा आ जाएगा? फर्स्ट, ये ऑर्डर आएगा। अब यहाँ पर ये कंफ्यूजन मत कर लेना, क्रिएट मत कर लेना कि सर यहाँ पर तो -I है, यहाँ पर भी -I है, यहाँ तो दूरी और कम है दूसरे में, तो यहाँ -I ज़्यादा होना चाहिए और सबसे ज़्यादा सेकंड हो जाना चाहिए। ऐसा मत कर लेना। क्यों? क्योंकि भाई अगर ऐसा कर लोगे तो दूसरा, तीसरा, पहला ये ऑर्डर आना चाहिए, फिर बाद में, तो है ना। लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई पहले हम जो है वो आपको ऐसे चुनने हैं जिसमें केवल माइनस वाले इफेक्ट हो। इसमें केवल -I है, जबकि इसमें +M और -I दोनों है। तो +M की वजह से क्या होगा? अम्लीय सामर्थ्य कम होगी। अब मैंने -I यहाँ चेक किया है, क्यों किया है? क्योंकि भाई इनमें +M कॉमन आ गया तो -I चेक किया है, जबकि इसमें केवल -I लग रहा है ना। तो केवल -I वाला जो है वो ज़्यादा अम्लीय होगा। क्लियर है बात? नीचे वाला ऑप्शन, नीचे वाला एग्जाम्पल ये चेक कर लेते हैं। देखना ज़रा भाई, CH3 कौन सी पोजीशन है? ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा। क्लियर भाई? देखो ऑर्थो पोजीशन पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो इसका +H प्रभाव होगा। मेटा पर जो है वो +H नहीं होता है, यहाँ पर केवल +I होगा। पैरा पर जो है वो 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसका +H प्रभाव होगा। क्लियर है बात? अब भाई प्लस वाले जितने ज़्यादा होंगे एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी, पहली बात। तो इनमें +H है, इनमें +H है। अब देखो +H प्रभाव भी M की तरह दूरी पर निर्भर नहीं करता है, यानी ऑर्थो और पैरा पर +H लगता है, बराबर लगता है। जितना ऑर्थो पर लगता है उतना ही पैरा पर लगता है, ये हमें पता है। ठीक है, तो +H दोनों में बराबर है। H बराबर आ गया तो I चेक करेंगे। तो भाई यहाँ पर +I भी है, यहाँ पर +I भी है।
प्लस वाले जितने ज़्यादा होंगे अम्लीय सामर्थ्य उतनी ही कम होगी। इन दोनों में पहले और तीसरे में प्लस वाले प्रभाव ज़्यादा है, प्लस इफेक्ट ज़्यादा है। तो भाई अगर यहाँ प्लस इफेक्ट ज़्यादा आ रहा है, पहले और तीसरे में प्लस इफेक्ट ज़्यादा आ रहा है, तो यहाँ अम्लीय सामर्थ्य क्या होगी, कम होगी। ठीक है ना। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा, सेकंड। अब फिर देखो सेकंड के बाद में फर्स्ट और थर्ड को चेक करते हैं। इसमें प्लस एच तो बराबर आ गया, तो किसको चेक करेंगे, आई को। जिसमें प्लस आई ज़्यादा वहाँ अम्लीय सामर्थ्य कम। आप चेक करो पहले और तीसरे में से प्लस आई ज़्यादा कहाँ है, किस में ज़्यादा है भाई, पहले में ज़्यादा है। क्यों, दूरी कम है तो प्लस आई ज़्यादा, तो वहाँ पर प्लस आई कम, प्लस आई कम तो अम्लीय सामर्थ्य ज़्यादा। तो अब कौन सा आएगा भाई, दूसरा, फिर कौन सा आएगा, तीसरा, और फिर कौन सा आएगा, पहला। ये क्रम आएगा किसका, अम्लीय सामर्थ्य का। क्लियर है बात। तो भाई बहुत ही सिंपल सा काम है, एसिडिक स्ट्रेंथ आपको चेक करनी है। एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे चेक करते हैं भाई, आपको केवल जो भी ग्रुप जुड़े हैं उनका इफेक्ट चेक करना होता है, उनका प्रभाव चेक करना होता है कि प्रभाव कैसा होता है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ गए होंगे। फिनॉल में एक दो एग्जाम्पल मैं और लेता हूँ, फिर इसको ख़त्म करते हैं। तो देखिए ज़रा, देखो भाई, इसको मिटा रहा हूँ। चेक करें। अम्लीय सामर्थ्य का क्रम बताना भी बहुत ही सोच समझ के मेरे को एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बता देना भाई। सिंपल सा काम है, जैसा हम करते आए हैं बिल्कुल वैसा ही काम आपको करना है। ठीक है ना। ठीक है भाई, देखो ज़रा तीनों एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है ना, इनको समझने की कोशिश करते हैं। भाई सबसे पहले इसमें देखो, जो चीज़ सेम है उसको नहीं देखते हैं, जो चीज़ अलग है वहाँ से देखना स्टार्ट करना है। अब भाई अलग कौन सी चीज़ है इनमें, देखो ज़रा। अलग जो है ऑर्थो मेटा पैरा, क्लियर है। तो भाई ऑर्थो मेटा पैरा, ये वाली पोर्शन मेटा पर NO2 का प्रभाव वैसे तो -m -i होता है, लेकिन भाई मेटा पोजीशन आ जाए तो केवल कौन सा होगा, -i होगा, -m नहीं होगा। तो यहाँ पर -i। अब ये वाली पोजीशन कौन सी है भाई, ये वाली पोजीशन है पैरा पर -m, क्लियर। फिर ये मेटा आ गई, ये भी मेटा, तो यहाँ -i, यहाँ भी -i। ऑर्थो पोजीशन आ गई, ये भी, ये वाली जो है वो ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन, सॉरी पैरा पोजीशन है, तो यहाँ -m, यहाँ -m।
ये दोनों ऑर्थो पोजिशन है, ये पैरा पोजिशन है, तो माइनस एम और माइनस एम। ठीक है, तो भाई इनमें माइनस जितना ज़्यादा होगा, माइनस इफेक्ट माइनस प्रभाव जितना ज़्यादा होगा, हम बोलेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही कम हो जाएगी, अम्लीय सामर्थ्य उतनी ही कम हो जाएगी। ठीक है, तो भाई अम्लीय सामर्थ्य सबसे ज़्यादा है ना, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, माइनस एम जितना ज़्यादा होगा, माइनस वाला जितना ज़्यादा होगा, अम्लीय सामर्थ्य उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है ना, तो माइनस सबसे ज़्यादा फोर्थ में है, तो फोर्थ की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा। फिर देखना यहाँ 2 माइनस आई, यहाँ 2 माइनस एम है, यहाँ 1 माइनस एम है, यहाँ 2 माइनस आई है, तो एम से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचे जाते हैं आई के कंपैरिजन में। तो जहाँ जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल इफेक्ट होगा, संयुग्मी पर नेगेटिव चार्ज उतना ही कम होगा, और संयुग्मी पर नेगेटिव चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी संयुग्मी की ज़्यादा होगी। तो अगर मैं इनको कंपेयर करूँ तो यहाँ माइनस एम है 2 2, तो तीसरा आ जाएगा, फिर कौन सा आ जाएगा, पहला, और सबसे कम दूसरा। ये अपने पास किसका ऑर्डर आएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आएगा। यहाँ चेक करते हैं भाई, NO2 के लिए पोजिशन कौन सी है, मेटा, मेटा पर कौन सा, माइनस आई, और इसका प्लस एच। ठीक है ना, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, प्लस एच माइनस आई। यहाँ चेक करते हैं भाई, देखो ज़रा, माइनस एम, ठीक है, और इसका प्लस आई, क्योंकि ये वाली पोजीशन मेटा पोजीशन है, मेटा पर जो है वो एच प्रभाव नहीं होगा। इस एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा एक बार बदल देता हूँ, एक बार के लिए। ठीक है, इसको चेक करते हैं, या इसको देखना ज़रा कि ये वाला जो है, यहाँ पर NO2 का कैसा, माइनस एम, और इस एल्काइल समूह का कैसा, प्लस आई। क्लियर है बात। तो अब मेरे को चेक करना है, तो भाई पहली बात तो ये है कि माइनस एम जितना ज़्यादा, माइनस एम वाला जो होगा, माइनस एम जितना ज़्यादा होगा, अम्लीय सामर्थ्य उतनी ही ज़्यादा होगी। तो माइनस एम एक तो सेकंड में है, एक थर्ड में है। अब थर्ड और सेकंड में माइनस एम, क्योंकि दोनों में क्या आ गया, बराबर आ गया, तो प्लस आई जितना कम होगा, अम्लीय सामर्थ्य उतनी ही ज़्यादा होगी। ये CH3 है, ये CH2 CH3 है, इसका भी प्लस आई, इसका भी प्लस आई। मैंने बताया था एल्काइल समूह के केस में जितने ज़्यादा कार्बन होंगे, प्लस आई भी उतना ही ज़्यादा होगा। यहाँ प्लस आई ज़्यादा है, यहाँ प्लस आई कम है, तो इसका अम्लीय सामर्थ्य क्या होगा, सेकंड सबसे ज़्यादा, फिर कौन सा, थर्ड, और फर्स्ट वाला सबसे कम। क्लियर है बात। तो भाई ये अपने पास किसका क्रम आया, अम्लीय सामर्थ्य का। क्लियर। तो फिनॉल में जो है वो अपने पास 2 कंसेप्ट और है। ठीक है, वो 2 कंसेप्ट कौन से हैं वो अभी देख लेते हैं, फिर आगे अपन एसिडिक स्ट्रेंथ में चलते हैं। देखना ज़रा, देखें भाई फिनॉल में एक तो अपने पास है भाई केस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखें सर, भाई देखो ये एक अलग एग्जांपल है, आप डायरेक्टली याद रख सको तो इसको एक बार डायरेक्टली याद रख लेना, क्योंकि अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में इतना ज़्यादा अपन को नहीं पता है। आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ोगे, केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ोगे, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिटेल में आप डिस्कस करेंगे, वहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो भाई एक बार के लिए मैं सजेस्ट करूँगा इसको, अगर ये समझ में नहीं आए तो इसको याद रख लेना एग्जाम्पल को, वैसे समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। भाई अपने पास 3 एग्जाम्पल हैं, OH, NO2। हाँ, तो पहला एग्जाम्पल अपने पास है NO2 ऑर्थो पर लगा दिया, यहाँ NO2 जो है वो मैं मेटा पर लगा देता हूँ, और इसमें NO2 जो है वो पैरा पर लगा देता हूँ। ठीक है, तो भाई देखो ये 3 एग्जाम्पल है। ऑर्थो, इसका नाम है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, इसका नाम है मेटा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल, और ये है भाई पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, 3 अपने पास कंपाउंड है। आपको बोल दिया तीनों को एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करो, है ना, अम्लीय सामर्थ्य के क्रम में व्यवस्थित करो। तो करते हैं भाई, वही प्रभाव चेक करते हैं इसका, -m -i। क्लियर है।
माइनस एम हो गया, माइनस आई हो गया क्योंकि ऑर्थो पोजीशन है। मेटा पर तो केवल कौन सा होगा, माइनस आई। पैरा पर कौन सा प्रभाव, माइनस एम और माइनस आई दोनों, ठीक है। तो अब माइनस एम जितना ज़्यादा होगा हम बोलेंगे अम्लीय सामर्थ्य उतनी ही ज़्यादा होगी। माइनस एम इसमें और इसमें दोनों में क्या है, बराबर है, कॉमन है, क्योंकि एम प्रभाव दूरी पर निर्भर नहीं करता। तो एम प्रभाव बराबर आ गया, तो आई ज़्यादा होगा। अब एम के बाद में आई चेक करो, उसी में आई ज़्यादा होगा तो हम बोलेंगे अम्लीय सामर्थ्य भी ज़्यादा होगी। इसमें माइनस आई ज़्यादा है, क्यों, दूरी कम है, यहाँ माइनस आई कम है, ठीक है, दूरी ज़्यादा है। तो पहला सबसे ज़्यादा एसिडिक फिर कौन सा हो गया भाई, तीसरा होना चाहिए, और सबसे कम दूसरा होना चाहिए। ये अपने पास क्रम आना चाहिए, किसका, अम्लीय सामर्थ्य का क्रम आना चाहिए। तो इन दोनों में माइनस एम वाला है, यहाँ केवल माइनस आई है, तो इसका तो सबसे कम हो जाएगा। इन दोनों में कंपेयर करें तो यहाँ माइनस आई ज़्यादा है, तो पहले का ज़्यादा, तीसरे का कम। ये ऑर्डर आना चाहिए किसका, अम्लीय सामर्थ्य का, ठीक है। लेकिन भाई इसमें एक्चुअल में क्या होता है, ये जो कंपाउंड है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, क्योंकि भाई मैंने आपको ये बताया हुआ है कि हाइड्रोजन के पास अगर फोन होगा, क्या होगा, फोन, हाइड्रोजन के पास फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, यानी हाइड्रोजन के पास अगर फोन हो, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसे ज़्यादा विद्युतऋण तत्वों के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे कि वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। तो ये वाला हाइड्रोजन जो है वो भाई ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये वाला हाइड्रोजन क्या करेगा, इस NO2 के साथ, है ना, ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। क्लियर है, ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, ठीक है। आप कहोगे कि सर यहाँ और यहाँ पर भी हो सकती है, फिर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक निश्चित दूरी तक ही होती है। यहाँ दूरी ठीक ठाक है, कम दूरी है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यहाँ दूरी बढ़ गई, यहाँ नहीं हो पाएगी, यहाँ पर भी नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो अब देखना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर दिया, हाइड्रोजन जो है वो एक तरीके से बॉन्ड में बंध गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली है, तो क्या होगा कि ये वाला हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से रिलीज नहीं हो पाएगा। और हाइड्रोजन अगर रिलीज ही नहीं हो पाएगा, हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से निकल नहीं पाएगा, और हाइड्रोजन अगर रिलीज नहीं हो पाएगा तो अम्लीय सामर्थ्य क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि मैंने आपको बता रखा कि भाई जितनी जल्दी हाइड्रोजन निकलेगा अम्लीय सामर्थ्य उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अगर हाइड्रोजन रिलीज ही नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब अम्लीय सामर्थ्य क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है बात। तो भाई इसमें एक्चुअल में जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आता है ना, वो थोड़ा सा उल्टा पुल्टा आता है, यानी तीसरा सबसे ज़्यादा हो जाता है, फिर पहला, फिर दूसरा, ये क्रम आता है। ये वाला क्रम क्या है, गलत है। तो आपको जब यहाँ पर कोई एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ ले तो भाई पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, जो पैरा नाइट्रोफिनॉल है सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, फिर आएगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और सबसे कम कौन सा होगा, मेटा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। तो पैरा सबसे ज़्यादा, फिर ऑर्थो, फिर मेटा। क्लियर बात। अब देखना जरा इसको, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरीके की होती है भाई। एक तो अगर एक ही अणु के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो उसको बोलते हैं अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दो अलग अलग अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो उसको बोलते हैं अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो इसको बोलेंगे अपन अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपको ये पूछ सकता है कि भाई पैरा नाइट्रोफिनॉल जो है वो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल से ज़्यादा अम्लीय क्यों होता है, और कारण इसका क्या होगा भाई, अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। क्योंकि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो है उसमें अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से यहाँ से हाइड्रोजन आसानी से रिलीज नहीं हो पाता है, आसानी से हाइड्रोजन नहीं निकल पाएगा, तो अम्लीय सामर्थ्य अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ गए बात को, ये इसका कारण है, ये इसका रीज़न है, ठीक है। तो ये तो एक केस है भाई हाइड्रोजन। अच्छा एक चीज़ और कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ना वो केवल एक NO2 के केस में ही आपको चेक करनी है। जैसे अभी मैंने एक से ज़्यादा NO2 वाला केस बताया था ना, जैसे यहाँ पर OH और ये NO2 और ये NO2, इससे पहले मैंने एक से ज़्यादा NO2 वाला केस बताया था। एक से ज़्यादा NO2 के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम चेक नहीं करते हैं, वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रभावी नहीं हो पाती है। एक NO2 के केस में ही आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग चेक करना है ना। एक NO2 लगा है तो ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग चेक करना है, एक से ज़्यादा NO2 आ जाए वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग चेक करने की ज़रूरत नहीं होती। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है बात। फिर देखें ज़रा, तो एक तो हो गया भाई अपने पास क्या है, केस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिनॉल में। एक और है छोटा सा केस,
देखिए SIR प्रभाव, ठीक है, ये भी फिनॉल में आपको ध्यान में रखना है और इसको हम आगे भी पढ़ेंगे, बार बार आएगा SIR प्रभाव, स्पेशल कंडीशन है, ध्यान में रखनी है। भाई देखो SIR प्रभाव का मतलब, S का मतलब होता है स्टेरिक, I का मतलब इनहिबिशन, R का मतलब इन रेजोनेंस, ठीक है, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस, हिंदी में इसको बोलते हैं भाई अनुनाद में त्रिविम बाधा, ठीक है भाई, यानी कि कुछ ऐसा हो, त्रिविम बाधा आए, ठीक है, जिसकी वजह से अनुनाद खत्म हो जाए। मैं एग्जाम्पल से इसको समझाने की कोशिश करूंगा, आपको वैसे ही याद रखना है। दो कंडीशन है भैया, देखो एक तो ये वाला केस है, एक ये वाला केस है, क्लियर है। अब इन दोनों में से मेरे को चेक करना है कि भाई किसकी अम्लीय सामर्थ्य कम होगी और किसकी अम्लीय सामर्थ्य ज़्यादा होगी, ये चेक करना है अपन को, है ना। ध्यान से देखना ज़रा इन दोनों कंपाउंड में, तो जो चीज़ अलग है उसको चेक करते हैं, अलग इसमें कुछ भी नहीं, केवल पोजीशन अलग है, CH3 और CH3 ऑर्थो पर है, CH3 मेटा पर है। तो NO2 का प्रभाव कैसा होगा, -M, यहाँ पर भी ये मेटा पैरा पोजीशन पर है तो -M होना चाहिए, है ना। यहाँ पर इसका प्रभाव +H और ये +H, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पर है। टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 3 3 6, यहाँ पर +I और +I, है ना। -M इन दोनों में कॉमन है, तो प्लस वाले जितने ज़्यादा होंगे हम बोलेंगे अम्लीय सामर्थ्य उतनी ही कम हो जाएगी, ठीक है। तो भाई इसमें +H है जबकि इसमें +H है, जबकि इसमें +I है, तो ज़्यादा अम्लीय कौन सा होगा, +I वाला, क्योंकि H से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे संयुग्मी को, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे तो उसका नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, और उसका नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो अम्लीय सामर्थ्य कम होगी। तो भाई इन दोनों में से अगर मैं बात करूँ ज़्यादा एसिडिक कौन सा होना चाहिए, सेकंड वाला फर्स्ट वाले से ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन भाई ऐसा नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, ध्यान से समझना। यहाँ एक घटना होती है इस वाले कंपाउंड में जिसको बोलते हैं भाई SIR प्रभाव, SIR प्रभाव। अब यह प्रभाव क्या है तो इसको ध्यान से समझेंगे। भाई देखो क्या होता है, जब ऐसी कंडीशन आए, जब भी कभी ऐसी कंडीशन आए कि बीच में NO2 हो और इधर कोई दो ग्रुप जुड़े हो, ठीक है, कोई दो ग्रुप, बल्कि ग्रुप हो सकते हैं, CH3 C2H5 कोई भी हो सकते हैं, तो उस केस में क्या होगा, ये वाला NO2 जो है ना, इस NO2 पर इन दोनों समूह का रिपल्शन लगेगा, रिपल्शन, और यहाँ पर भी जो है वो इसका और इसका क्या लगेगा, रिपल्शन लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा, ठीक है। और जैसे ही रिपल्शन लगेगा, आपको पता है कि भाई प्रतिकर्षण जब जब होता है तो स्टेबिलिटी कम होती है, हर कोई प्रतिकर्षण से बचना चाहता है, हर कोई आकर्षण में बनना चाहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रतिकर्षण है तो NO2 प्रतिकर्षण से बचना चाहेगा, ठीक है। और NO2 प्रतिकर्षण से बचने के लिए क्या करेगा कि ये जो सिंगल बॉन्ड देख रहे हो, आपको पता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड अगर होता है तो वहां पर मुक्त घूर्णन हो सकता है, तो ये वाला NO2 घूम जाएगा, सिंगल बॉन्ड के सापेक्ष मुक्त घूर्णन हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो है वो NO2 घूम जाएगा, घूम कर तल के बाहर चला जाएगा, जिससे बेंजीन रिंग के साथ NO2 का अनुनाद खत्म हो जाएगा तथा NO2 का -M प्रभाव भी खत्म हो जाएगा। देखो यहां पर क्या होगा कि भाई प्रतिकर्षण होगा ना दोनों CH3 का,
और प्रतिकर्षण होने की वजह से NO2 घूमकर तल के बाहर। एक चीज मैंने आपको बताई थी, अनुनाद केवल वहीं चलता है जहां मॉलिक्यूल तलीय होता है, समतलीय होता है। अगर सारे मॉलिक्यूल समतल में है, अनुनाद के लिए कंडीशन याद करो, एरोमेटिसिटी में बताया था, अनुनाद के लिए कंडीशन क्या होती है कि भाई मॉलिक्यूल समतलीय होना चाहिए, एक ही तल में होना चाहिए। तो अगर NO2 और बेंजीन रिंग दोनों एक ही तल में है तो ही इनके बीच में अनुनाद हो सकता है। यहां पर इनके बीच में अनुनाद हो सकता है क्योंकि दोनों का तल एक ही है। तो अगर अनुनाद होगा तो ही -m होगा। ये मीजोमेरिक प्रभाव की कंडीशन में मैंने आपको अच्छे से बताया था कि भाई मीजोमेरिक प्रभाव तभी होगा जब अनुनाद होगा। बिना अनुनाद के हम मीजोमेरिक प्रभाव की बात नहीं करते हैं, है ना। तो यहां क्या हुआ है कि भाई रिपल्शन से बचने के लिए घूमकर तल के बाहर चला गया और तल के बाहर जाते ही ये असमतलीय हो गया। NO2 दूसरे तल में है, बेंजीन रिंग दूसरे तल में, तो अनुनाद क्या हो गया, NO2 का बेंजीन रिंग के साथ खत्म, और बेंजीन रिंग के साथ अनुनाद खत्म हो गया तो -m भी इसका खत्म हो गया है। यानी यहां पर जो हम सोच रहे हैं कि इसका -m है, यहां -m है ही नहीं, यहां लगेगा ही नहीं NO2 का -m, यहां पर NO2 का केवल -I लगेगा। क्लियर है। अब इसमें -I लग रहा है, इसमें -m लग रहा है, तो अम्लीयता का क्रम क्या आएगा भाई, फर्स्ट वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ सेकंड वाले से ज़्यादा आएगी। क्लियर है बात। इसको बोलते हैं SIR प्रभाव। इसको हम आगे वापस से पढ़ेंगे बेंजोइक एसिड के केस में। फिनॉल है, फिनॉल अपन ने खत्म कर दिया भाई। फिनॉल की अम्लीय सामर्थ्य जो है वो हमने देख ली है कि भाई कौन सा फिनॉल कम एसिडिक होता है, कैसे प्रतिस्थापी युक्त फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करते हैं, ये हमने अच्छे से चेक कर लिया है। तो ये SIR प्रभाव वापस से आएगा भाई किसमें, ऑर्थो इफेक्ट के नाम से, ऑर्थो प्रभाव के नाम से आएगा बेंजोइक एसिड में। एनिलीन में भी हम कुछ इसी से मिलता जुलता प्रभाव पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं होगा। क्या हुआ है वापस से देख लो एक बार कि भाई ऐसी कंडीशन आ जाए ना, दो ग्रुप, आप कहोगे कि सर यहाँ पर भी ग्रुप लगे हैं, OH घूमकर तल के बाहर ना, OH पर SIR प्रभाव नहीं लगता है, NO2 पर लगता है, COH ग्रुप पर लगता है। जिन ग्रुप्स में ऐसे डबल बॉन्ड होता है ना, जिन ग्रुप्स में ऐसे मान लो ऐसे डबल बॉन्ड होता है ना, कुछ भी X डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन और इसके बीच में, उन ग्रुप में बेसिकली SIR प्रभाव लगता है। तो यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ नहीं लगेगा। NO2 में डबल बॉन्ड है, SIR प्रभाव लगेगा। जैसे COH है, यहाँ पर भी SIR प्रभाव लग सकता है, डबल बॉन्ड है ना, यहाँ पर भी लग सकता है। तो जिनमें डबल बॉन्ड होता है बेसिकली वहाँ SIR प्रभाव लगता है। SIR प्रभाव की वजह से ये दोनों समूह के प्रतिकर्षण से बचने के लिए NO2 क्या करेगा, घूमकर तल के बाहर चला जाएगा। भाई हर कोई प्रतिकर्षण से बचना चाहता है, हर कोई आकर्षण में रहना चाहता है, तो ये घूमकर तल के बाहर चला जाएगा, और घूमकर तल के बाहर गया ना तो इसका बेंजीन के साथ अनुनाद क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और बेंजीन के साथ अनुनाद खत्म होते ही क्या हुआ, -m खत्म, -m खत्म हुआ तो केवल -I बचा। तो जिसमें -m है उसकी अम्लीय सामर्थ्य ज़्यादा हो जाएगी, इसमें -m है उसमें -I है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। नहीं समझ में आई फिर भी आप मेरे को जो है स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप करें, हम आपके सवालों को जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। CLC आपके साथ थी, आपके साथ है, हमेशा आपके साथ रहेगी, ठीक है। और भाई इसके जो क्वेश्चंस है वो तो मैं कल ही टिक करवाऊंगा क्योंकि अभी पूरा नहीं हुआ एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ में बेंजोइक एसिड अभी बाकी है, तो वो पढ़ के पूरा एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ के उसके बाद में मैं आपको क्वेश्चन टिक करवाऊंगा मॉड्यूल में, ठीक है ना। तो कल की क्लास में एसिडिक स्ट्रेंथ और पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद में आपको क्वेश्चन टिक करवाए जाएंगे, ठीक है। आज वाले में या इससे पहले किसी भी लेक्चर में आपको अगर कोई डाउट हो कहीं पर भी तो बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट लेके मेरे को व्हाट्सएप करें, हम आपके सवालों को जवाब देंगे। इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।